Hello everyone, welcome back to my channel once again. Let's continue the MCQs from 21 to 25. Yes, along with the MCQs, I am going to start with the chapter exemption because exemption is bit lengthier. तो क्या होता है हम एक साथ को एग्जामिशन पे कंप्लीट नहीं कर पाते हैं. सो आई विल बी अपलोडिंग वन सेक्टर वाइज एग्जामिशन ऑन डेली बेसिस विद द अमेंडमेंट ऑफ नवंबर 2022. सो प्लीज एग्जामिशन को डेली बेसिस पे देख लीजिएगा बिकॉज लास्ट में जाते मैंने पर्सनली खुद ही रियलाइज किया है एग्जामिशन एक ऐसा चैप्टर था जो हमेशा छूट जाता था. सो हमने क्या करना है, डेली एक सेक्टर वाइज एग्जामिशन हमने फिनिश कर लेनी है. चलिए अभी हम करते हैं स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 25. एज वी आर गोइंग इन द रिवर्स सीरीज, I also feel satisfied when I start the things in reverse series. यहाँ भी मैं वही फॉलो करने वाली हूँ. चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं फटाफट से क्या कह रहा है. विद द कंसेप्चुअल क्लैरिटी हम लेके चल रहे हैं हर क्वेश्चन को. चलिए देखते हैं क्या कह रहा है. पालीवाल एसोसिएट्स, a firm of chartered accountant registered under GST located in जयपुर राजस्थान. जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म है वो कहां पर रजिस्टर्ड है, राजस्थान में रजिस्टर्ड. और काम क्या करती है, प्रोफेशनल कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रही है टू इट्स क्लाइंट. इट हैज टेकन द कंसल्टेंसी सर्विसेज फॉर इट्स जयपुर बिजनेस फ्रॉम अनदर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फर्म लोकेटेड इन द यूके. इसने क्या किया है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस करी है. यूके से किया है ना, तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस करी है. सबसे पहली बात मुझे बताओ, इंपोर्ट ऑफ सर्विस जीएसटी में कवर होता है? बिल्कुल कवर होता है. क्या इंपोर्ट ऑफ गुड्स जीएसटी में कवर होगा? नो, बिकॉज इट इज कवरिंग अंडर द कस्टम्स. इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स डील्स अंडर द कस्टम्स, बट इंपोर्ट ऑफ द सर्विसेज वी डील्ड अंडर द जीएसटी ओनली. तो यहां पर क्या करा है, सर्विसेज का इंपोर्ट करा है. नो कंसिडरेशन वाज चार्ज फॉर द सेम. सिंपल सी बात मैंने आपको बताया है, जब भी कोई चीज विदाउट कंसिडरेशन हो, फ्री ऑफ कॉस्ट हो, तो वो सप्लाई कब बनती है, जब वो शेड्यूल 1 के दायरे में आती है. विदाउट कंसिडरेशन कोई भी चीज सप्लाई कब बनेगी, जब वो शेड्यूल 1 में कवर होगी. अब शेड्यूल 1 का लास्ट पॉइंट क्या कहता था, अगर आपने सर्विस इंपोर्ट करी है, ध्यान रखना पहली बात तो सर्विस इंपोर्ट करी है प्लस 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 आपने अपने रिलेटिव या डिस्टिंक्ट पार्टी से इंपोर्ट करी है. रिलेटिव या डिस्टिंक्ट पार्टी से इंपोर्ट करी है तो अपनी अनदर एस्टेब्लिशमेंट से करी, वो डिस्टिंक्ट पार्टी हो गई, बिल्कुल डिस्टिंक्ट पर्सन हो गया. प्लस वो बिजनेस के लिए करी है, बिल्कुल वो जयपुर बिजनेस के लिए करी है, तो ये क्या बन जाएगा, ये सप्लाई बन जाएगी. तो ये क्या बन जाएगी, सप्लाई बन जाएगी. एंड जो ये वाली सप्लाई है, ये वाली जो सप्लाई है वो आरसीएम के अंदर टैक्सेबल हो जाती है, वो आरसीएम के अंदर टैक्सेबल हो जाएगी. सिंपल सी बात. क्या सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर हो रहे हैं? हमने सर्विस इंपोर्ट करी है, बिल्कुल हमने सर्विस इंपोर्ट करी है. सेकंड पॉइंट, अगर हमने रिलेटिव या डिस्टिंक्ट पर्सन से करी है, बिल्कुल. प्लस आपने फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए करी है, बिल्कुल. पहली बात तो वो सप्लाई बन जाएगी. दूसरी बात, उस पर टैक्स कैसे लगेगा, टैक्स लगेगा उस पे आरसीएम में. सो पालीवाल एसोसिएट्स इस जो सर्विस का टैक्स किस में देंगे, आरसीएम में टैक्स देंगे. आरसीएम में टैक्स देंगे तो आपने क्या करना है, ऑब्वियस सी बात है आईजीएसटी लगेगा इस पे. 4 लाख के सर्विसेज है, 18%, 72,000 आईजीएसटी पे लग जाएगा. एक चीज मैं आपको और बताना चाह रही हूँ, जो इंपोर्ट ऑफ सर्विस है वो सेक्शन 7 में आती है. सेक्शन 7(1) में क्या आती है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस. ये तो था विदाउट कंसिडरेशन. विदाउट कंसिडरेशन जब इंपोर्ट की है सर्विस वो आती है शेड्यूल 1 में. जब विद कंसिडरेशन इंपोर्ट करी है तो 7(1)(2) में आ जाती है. तो वहां पे क्या होता है, अगर आपने सर्विस को इंपोर्ट करा है, सर्विस को आपने इंपोर्ट करा है विद कंसिडरेशन, फिर चाहे वो बिजनेस के लिए हो, चाहे वो नॉन बिजनेस के लिए हो, चाहे वो बिजनेस के लिए, चाहे वो नॉन बिजनेस के लिए हो, वो सप्लाई बन जाएगी. क्या बोला मैंने, विदाउट कंसिडरेशन तो हमने ये देख लिया, बिजनेस के लिए होना जरूरी है, प्लस रिलेटिव या डिस्टिंक्ट पार्टी से होना जरूरी है. सेकंड चीज, जब आप कंसिडरेशन के साथ करते हो, तो शेड्यूल 1 में नहीं आएगी, बिकॉज शेड्यूल 1 में से विदाउट कंसिडरेशन आती है. अगर आप कंसिडरेशन के साथ करते हो तो 7(1)(2) बोलता है चाहे आपने बिजनेस के लिए करी है, चाहे आपने नॉन बिजनेस के लिए करी है, सप्लाई तो दोनों ही बन जाएंगी. लेकिन जो नॉन बिजनेस की थी वो एग्जम्प्टेड थी, जो बिजनेस वाली थी वो टैक्सेबल थी. जो नॉन बिजनेस की थी वो एग्जम्प्टेड थी, जो बिजनेस वाली थी वो टैक्सेबल थी. यहां पर मैंने आपको कंप्लीट रिवाइज करवा दिया है
इंपोर्ट ऑफ सर्विस का पॉइंट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमारे यहाँ पर रेलेवेंट था विदाउट कंसिडरेशन माना शेड्यूल 1 बोलता है इंपोर्ट ऑफ सर्विस रिलेटिव या डिस्टिंक्ट से लियो प्लस बिजनेस के लिए लियो। अगर ऐसा है तो आपको आरसीएम में टैक्स देना पड़ेगा, आरसीएम में टैक्स देना पड़ेगा। दूसरे कंट्री से है तो वो भी आईजीएसटी लग जाएगा। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, फटाफट से देख लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 सेकेंड प्लीज, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, फटाफट से रीड करते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, कोरेलाल प्रिंटिंग लिमिटेड आ रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी। जो कोरेलाल लिमिटेड है वो रजिस्टर्ड पर्सन है जीएसटी में, कहां पे, जम्मू एंड कश्मीर में रजिस्टर्ड है। इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ऑफसेट प्रिंटिंग एंड प्रोवाइडिंग द सर्विसेज टू द वेरियस पब्लिशर। मतलब जो कोरेलाल प्रिंटिंग है वो क्या करता है, पब्लिशिंग की सर्विसेज दे रहा है। अब एक पब्लिशर जो हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है, वो क्या करता है, कंटेंट भी भेज रहा है एंड साथ साथ वो क्या कर रहा है, पेपर भी भेज रहा है, कंटेंट भी भेज रहा है, पेपर भी भेज रहा है, जिसकी वर्थ क्या है, 4 लाख रुपीज है, जिसकी वर्थ क्या है, 4 लाख रुपीज है। पब्लिशर ने प्रिंटर को पेपर भी भेजा, कंटेंट भी भेजा, और क्या भेजा, फ्री ऑफ कॉस्ट भेज दिया पेपर। ठीक है, कब भेजा, 10 फरवरी को भेजा। और कोरेलाल प्रिंटिंग ने क्या करा, उस पे प्रिंटिंग कर दी। कोरेलाल का क्या काम हुआ यहाँ पे, कोरेलाल का काम यहाँ पर सिर्फ हुआ, प्रिंटिंग वालों का काम यहाँ पर सिर्फ हुआ लेबर का। उन्होंने प्रिंटिंग वाला काम किया एंड अपनी लेबर के लिए इनवॉइस जनरेट कर दिया एंड रिटर्न कर दिया किसको, टू द पब्लिशर को रिटर्न कर दिया। सिंपल सी बात, मेरी बात यहाँ पर क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए। पब्लिशर ने क्या भेजा, कंटेंट भी भेजा प्लस पेपर भी भेजा, लेकिन प्रिंटर ने क्या काम करा, प्रिंटर ने सिर्फ लेबर का काम किया, प्रिंटिंग का काम किया, ओनली प्रिंटिंग का काम किया। अब एक बात कंफ्यूजन वाली यहाँ पर आती है, आप लोगों को क्या कंफ्यूजन हो रही होगी, अगर हमने शायद ऐसा कहीं पे पढ़ा था, सर्विस इज मेन कंपोनेंट, है ना, तो वो क्या होता है, जब प्रिंटर प्रिंटिंग भी कर रहा है प्लस पेपर भी लगा रहा है, जब प्रिंटर प्रिंटिंग भी कर रहा है प्लस पेपर भी लगा रहा है, तो हमें देखना पड़ता है डोमिनेंट सर्विसेज कौन सी है। अगर वो बुक वगैरह है, उसका कंटेंट इंपॉर्टेंट है, तो वो प्रिंटिंग की सर्विसेज मानी जाएगी, इन केस आपने कुछ मैरिज के कार्ड दे दिए, कंटेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका डिजाइनिंग वगैरह इंपॉर्टेंट है, तो वो सर्विसेज नहीं मानी जाएगी, वो सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाएगी, क्योंकि वहां पे डोमिनेंट पावर किसकी है, गुड्स की डोमिनेंट पावर थी। तो प्रिंटिंग वाले केस में जब हम बुक्स देती है तो डोमिनेंट पावर किसकी होती है, तो डोमिनेंट पावर प्रिंटिंग की होती है, तो सर्विसेज माना जाता है। वो जॉब वर्क की सर्विस होती है। जॉब वर्क की सर्विस का मतलब क्या था, वो सर्विस क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट वाली सर्विस होती है, जिसमें आप अपनी सर्विसेज भी लगा रहे हो प्लस आप गुड्स भी लगा रहे हो। अब क्या बोला, इन द गिवन केस में क्या था, हम सिर्फ प्रिंटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं। द प्रॉपर ऑफिसर ने क्या करा, देखो प्रिंटिंग वाले ने क्या बनाया, 1.5 लाख का बिल, 1.50 लाख का बिल बनाया, वो भेज दिया साथ में। प्रॉपर ऑफिसर ने व्हीकल को रोका और ये बोला कि इनवॉइस 5.5 लाख का होना चाहिए। 5.5 लाख का क्यों होना चाहिए, कि जो कॉस्ट है, जो पेपर की कॉस्ट है, वो भी ऐड करो। अरे एक बात बताओ, पेपर की कॉस्ट वो ऐड क्यों करेगा, वो तो सिर्फ जिस चीज की सर्विसेज दे रहा है, उसी के पैसे तो चार्ज करेगा ना। तो यहाँ पर पेपर की कॉस्ट ऐड नहीं होनी चाहिए, बिकॉज पेपर किसने दिया था, पब्लिशर ने दिया था। प्रिंटिंग वाले का मेन काम क्या था, सिर्फ सर्विसेज दी है उसने, पब्लिशिंग की सर्विसेज दी है, प्रिंटिंग की सर्विसेज दी है, मतलब उसने सिर्फ अपने लेबर का काम किया एंड उसका चार्ज कर लिया। तो ओनली 1.5 लाख से चार्ज होना चाहिए था। अब नीचे क्या रहा है, मोस्ट सूटेबल एडवाइस दीजिए, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस फॉर जॉब वर्क इंक्लूडेड होगा, पेपर वर्क नहीं, पेपर इंक्लूडेड नहीं होगा, बिकॉज पेपर उसने भेजा है, उसने खुद से नहीं लगाया है, खुद से उसने पेपर की कॉस्ट नहीं लगाई है। कंपोजिट सप्लाई बनेगा, नहीं, कंपोजिट सप्लाई की तो बात ही नहीं आ रही ना, बिकॉज उसने सिर्फ लेबर का काम किया है यहाँ पर। उसके बाद कोरेलाल प्रिंटिंग हैज एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद द प्रिंटिंग बुक्स देयरफॉर लायबल टू ग्रॉस वैल्यू की बात ही नहीं है। उसके बाद क्या कह रहा है,
एग्रीमेंट तो करा है उसने प्रिंटिंग का, बिल्कुल सही बात करा, उसने सिर्फ प्रिंटिंग का एग्रीमेंट करा है, इसलिए उसको नेट वैल्यू पे देना, बिकॉज उसकी तरफ से कोई भी गुड्स की कॉस्ट नहीं लगी है जो वो रिसिपिएंट से रिकवर करेगा, उसने सिर्फ लेबर करी है अपनी प्रिंटिंग की और उसका चार्ज कर लिया है। तो यहां पर इन द गिवन केस सिर्फ 1.5 लाख पर टैक्स लगने वाला है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 23। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 23? क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन डज नॉट क्वालिफाई एज ए सप्लाई। सप्लाई में कौन कौन सी ट्रांजैक्शन कवर नहीं होती है। लैंग्वेज पढ़ते हैं, जो होगी वो मैं आपको बता दूंगी, जो नहीं होगी हम वो टिक मार्क कर लेंगे। सबसे पहली बात, डिस्पोजल ऑफ कार विदाउट कंसिडरेशन। विदाउट कंसिडरेशन जहां भी पढ़ते हैं हम क्या देख लेते हैं, शेड्यूल 1। अगर कोई भी आइटम शेड्यूल 1 में आती है, शेड्यूल 1 में आती है, तभी वो, अगर कोई भी आइटम विदाउट कंसिडरेशन है वो तभी सप्लाई मानी जाएगी, ओनली एंड ओनली इफ इट इज कवरिंग अंडर द शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 क्या कहता है, शेड्यूल 1 का पहला पॉइंट क्या कहता है, इन केस यू आर परमानेंटली डिस्पोजिंग ऑफ एनी एसेट। कोई भी एसेट परमानेंट डिस्पोज कर रहे हो एज इट इज, जिसपे आपने आईटीसी ले लिया था, चाहे यू आर ट्रांसफरिंग इट विदाउट कंसिडरेशन, even though you have taken the ITC earlier, even though now you are transferring it without consideration, then also it will be covering under the supply। तो यहां पर क्या बोला, विदाउट कंसिडरेशन तो दिया है लेकिन उसने आईटीसी नहीं लिया था तो सप्लाई नहीं बनेगा। विदाउट कंसिडरेशन डिस्पोजल पे सप्लाई तभी बनेगा when you have taken ITC on the above item। चलिए उसके बाद इस पे तो नहीं बनेगा, आंसर हमें मिल चुका है, बट स्टिल मैं आपको सारे कंसेप्चुअल क्लैरिटी दे देती हूँ। अब प्रिंसिपल मेक सप्लाईज टू एजेंट हु इज ऑल्सो रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। बिल्कुल, प्रिंसिपल एजेंट को सप्लाई कर रहा है विद इन द सेम सेट। इनवॉइस क्या कर रहा है, इनवॉइस फॉर द फर्दर सप्लाईज इशूड बाय द एजेंट। हमने क्या कहा था, इन केस एजेंट इज इशूइंग द इनवॉइस इन हिज ओन नेम, देन द सप्लाई बिटवीन प्रिंसिपल टू एजेंट विल बी कंसीडर्ड एज सप्लाई। चलो, क्योंकि एजेंट अपने नाम पे सप्लाई इशू कर रहा है तो ये भी सप्लाई बन जाएगी। उसके बाद हेड ऑफिस सप्लाई ऑफ सर्विस करे टू इट्स ओन ब्रांच आउटसाइड द स्टेट। अब सिंपल सी बात, जिसको ये पॉइंट में कंफ्यूजन है मैं फिर से रिकॉल कराती हूँ आपको। अगर आप दूसरी ब्रांच को भेज रहे हो अदर स्टेट में, अदर स्टेट वाली ब्रांच वेदर रजिस्टर्ड और नॉट, वो सप्लाई बनेगी। अदर स्टेट वाली ब्रांच वेदर रजिस्टर्ड और नॉट, वो सप्लाई बनेगी। इन द सेम स्टेट अगर आप सप्लाई कर रहे हो, इन द सेम स्टेट अगर आप ट्रांसफर स्टॉक कर रहे हो, वो तभी सप्लाई बनेगी जब वो सेपरेटली रजिस्टर्ड पार्टी होंगी। बोथ द पार्टीज आर डिस्टिंक्ट पार्टी, तभी बनेगा। अगर सेम स्टेट में एक ब्रांच दूसरी ब्रांच को कुछ भेज रही है, एक ऑफिस दूसरे वाले ऑफिस को कुछ भेज रहा है, वो रजिस्टर्ड नहीं है तो सेम स्टेट में टैक्सेबल नहीं होगा। सिंपल सी बात, अदर स्टेट में भेज रहा है, वो दूसरी वाली ब्रांच रजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड है, डजंट मैटर, सप्लाई बनेगा। सेम स्टेट में तभी बनेगा जब दोनों सेपरेटली रजिस्टर्ड है। तो यहां पर दूसरी स्टेट में भेज रहा है तो रजिस्टर्ड ये सप्लाई बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद पर्सन इंपोर्ट द सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन फ्रॉम द एल्डर सन। अभी हमने पढ़ा विदाउट कंसिडरेशन आप सर्विस इंपोर्ट कर रहे हो तो टैक्सेबल कब होगा। पहली बात तो वो बिजनेस के लिए होना चाहिए, दूसरी बात वो रिलेटिव या डिस्टिंक्ट पार्टी से होना चाहिए। एल्डर सन रिलेटिव है, चाहे डिपेंडेंट हो या ना हो। हमने क्या पढ़ा था, सुप्रीम कोर्ट इज ऑलवेज रिलेटिव, स्पाउस इज ऑलवेज रिलेटिव, चिल्ड्रन आर ऑलवेज रिलेटिव। बाकी लोगों के लिए हमें क्या देखना पड़ रहा है, डिपेंडेंट है या नहीं है। तो चलिए ये भी सप्लाई बन जाएगी बिकॉज ये सब चीजें हमारे प्रोविजंस को सेटिस्फाई कर रही है, इसलिए ए वुड बी द आंसर, ए हमारा आंसर होगा। चलिए उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21, 22 रह गया, फटाफट से 22 देखते हैं। 22 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। 1 सेकेंड प्लीज। एग्जाम्पशन में मैं चैप्टर में आपको उतना ही रिकॉल करवा रही हूँ जितना यहाँ पे सफिशिएंट, बिकॉज मैं ज्यादा डीप में जाऊंगी तो कंफ्यूजन हो जाएगी। तो हम क्या करने वाले हैं, इसके लिए सेपरेट सेक्टर वाइज एग्जाम्पशन मैं लेकर आने वाली हूँ, जिससे आपके माइंड में बिल्कुल एग्जाम्पशन में आपके बिल्कुल मार्क्स नहीं कटेंगे। दैट्स माई प्रॉमिस। जहां भी डाउट आता है वो सारे पॉइंट्स में कवर कर दूंगी। चलिए
फटाफट से देखते हैं वो क्या कह रहा है, कौन कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। हम पढ़ेंगे तभी हमें पता चलेगा विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर नॉट। चलिए नंबर 1 क्या बोल रहा है, नंबर 1 बोल रहा है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट आईटीआई टू इंडिविजुअल ट्रेनीज, इंडिविजुअल ट्रेनीज आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। मैं फटाफट से आपको एक बात क्लियर करा देती हूं, आपका डाउट ना रहे। सबसे पहली बात, गवर्नमेंट की सर्विसेज अलग हमें गिवन है। गवर्नमेंट की सर्विसेज हमने कुछ सर्विसेज तो पढ़ी थी जो प्रॉपर टैक्सेबल है एंड हमने एक्स्ट्रा में पढ़ा था। इसके अलावा गवर्नमेंट अगर बिजनेस एंटिटी को सर्विस देती है, इमूवेबल वाली को छोड़ के बिजनेस एंटिटी को सर्विस देती है तो वो आरसीए में टैक्सेबल है ना। अगर गवर्नमेंट एंटिटी अदर देन बिजनेस एंटिटी को सर्विस देती है तो वो एग्जाम्प्टेड हो जाती है। अब एक बात बताओ, गवर्नमेंट जो आईटीआई है वो किसको सर्विस दे रही है, इंडिविजुअल ट्रेनीज को दे रही है, इंडिविजुअल ट्रेनीज को दे रही है। इंडिविजुअल ट्रेनीज का बिजनेस एंटिटी है, नो दीज आर नॉट द बिजनेस एंटिटी, तो वो एग्जाम्प्ट हो जाएगी, तो वो एग्जाम्प्ट हो जाएगी। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। मैं फिर से रिपीट करवा रही हूँ, गवर्नमेंट के रिगार्डिंग हमने कुछ सर्विसेज पढ़ी थी, गवर्नमेंट के रिगार्डिंग हमने कुछ सर्विसेज पढ़ी थी, तो क्या था वहां पे, बिजनेस एंटिटी को दोगे, इमूवेबल प्रॉपर्टी वाली को छोड़ के बिजनेस एंटिटी को दोगे तो आरसीए में आ जाएगी, अदर देन दैट आर एग्जाम्प्टेड। कुछ सर्विसेज हमने पढ़ी थी जिसमें बहुत सारी अमेंडमेंट है, हम पढ़ने वाले हैं उसको। उसके बाद तो क्या बोला, अदर में कवर हो रहा है, अदर में कवर हो रहा है तो उस पर कोई भी टैक्स लगने वाला नहीं है। जिन जिन के माइंड में आईटीआई के नाम से ये आ रहा होगा ये तो एजुकेशनल वाली सर्विसेज है, नो, बिकॉज एजुकेशनल वाली जो सर्विसेज है वहां पर प्राइवेट आईटीआई कवर है, वहां पर प्राइवेट आईटीआई कवर है, गवर्नमेंट आईटीआई वहां पर कवर नहीं है। इसलिए क्या हो गया, यहाँ पर ये सर्विस क्या हो गई, एग्जाम्प्ट हो गई। चलिए उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द, services provided by the state government and the private service provider by way of transportation of patient in ambulance। एम्बुलेंस की सर्विसेज मैं आपको लर्न करवा रही हूँ। एम्बुलेंस की सर्विसेज चाहे वो हॉस्पिटल हेल्थ केयर वाली सर्विसेज हो, चाहे तो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट हेल्थ केयर हॉस्पिटल वाले दे रहे हो, चाहे कोई अदर पर्सन दे रहा हो, एम्बुलेंस की सर्विसेज आर exempted from GST। एम्बुलेंस की सर्विसेज आर exempted from GST। तो बिल्कुल चाहे वो गवर्नमेंट ने दी हो चाहे वो प्राइवेट ने दी हो, एम्बुलेंस की सर्विसेज आर exempted from GST। उसके बाद आ जाओ सर्विसेज ऑफ रेंटिंग ऑफ मेडिकल शॉप्स इन हॉस्पिटल आर exempt from GST। बीइंग हेल्थ केयर सर्विसेज, एक बात बताओ, हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय हॉस्पिटल, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, पैरामेडिक्स वाली जो हमने पढ़ी थी वो क्या है, एग्जाम्प्ट है। हेल्थ केयर सर्विसेज किसको बोलते हैं, हेल्थ केयर सर्विसेज किसको बोलते हैं, उसमें हमने कहीं भी रेंटिंग ऑफ मेडिकल शॉप्स पढ़ा था, नहीं पढ़ा हुआ है, नहीं भी पढ़ा आपने तो मैं आपको सिंपल सी बात बता रही हूँ। हेल्थ केयर सर्विसेज में होता है DT डबल आई पैड, डायग्नोस्टिक, ट्रीटमेंट, केयर, इलनेस, इंजरी, प्रेगनेंसी, ये सब चीजें कवर है, उसमें रेंटिंग ऑफ मेडिकल शॉप्स कवर नहीं है। रेंटिंग के भी केस में हमने कहीं नहीं पढ़ा, जो मेडिकल हॉस्पिटल्स है उसको अगर शॉप को रेंट पे दिया जाए वो एग्जाम्प्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ हेल्थ केयर सर्विसेज में। अब आप लोगों ने माइंड में क्या रखना है, हेल्थ केयर सर्विसेज में रेंटिंग ऑफ मेडिकल शॉप कवर नहीं होता है। क्या क्या कवर होता है, डायग्नोज करना है, ट्रीटमेंट करना है, केयर करनी है। कौन से पेशेंट की करनी है, जो डबल आई पैड वाले हैं, इलनेस, इंजरी, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, वो उन सब चीजों को करना है। प्रेगनेंसी, एबनॉर्मेलिटी, उन चीजों की केयर है। हेल्थ केयर में मेडिकल शॉप्स की रेंटिंग नहीं आती है, तो ये एग्जाम्प्ट नहीं है। उसके बाद सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पुलिस टू द PSUs आर टैक्सेबल, पुलिस टू द PSUs आर टैक्सेबल। पुलिस अगर आप गवर्नमेंट में लोगे तो PSUs क्या है, बिजनेस एंटिटी है, तो बिजनेस एंटिटी तो क्या है, टैक्सेबल होगी ना। अगर आप अदर देन बिजनेस को दे रहे हो कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज को छोड़ के तो वो एग्जाम्प्ट है, पर बिजनेस एंटिटी के लिए क्या है, टैक्सेबल है। तो यहां पर ये भी क्या है, ये भी बात सही है। तो सिंपल सी बात है, अदर देन बिजनेस एंटिटी को देते तो वो एग्जाम्प्ट हो जाता। 1 to 4 इज द करेक्ट, 1 to 4 इज द करेक्ट। करेक्ट क्यों बोला, उसने बोला ये टैक्सेबल है, तो ये करेक्ट बोल रहा है कि टैक्सेबल है, बिकॉज अदर देन बिजनेस का एग्जाम्प्ट है, बिजनेस वाला तो क्या है, टैक्सेबल है। 1 to 4 मस्ट बी द आंसर फॉर द सेम। 21 देखते हैं, लास्ट में हम अपने आंसर एक बार मैच कर लेंगे। चलिए फटाफट से 21 क्या कह रहा है,
विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एग्जाम्प्टेड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एग्जाम्प्टेड। सबसे पहली बात देखते हैं क्या कह रहा है, पीछे से मैं स्टार्ट कराती हूं, ध्यान रखना। मिलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस, मिलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस इज टैक्सेबल। वाई सो मैं फटाफट बताती हूं। जो एग्जम्पशन बोलता है, एग्जम्पशन चैप्टर क्या बोलता है, एग्जम्पशन चैप्टर ये बोलता है अगर आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे इंटरमीडिएट सर्विसेज कर रहे हो, जॉब वर्क कर रहे हो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे, पैडी, मिलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस, जब आप एग्रीकल्चर क्या कर रहे हो, मिलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस कर रहे हो, तो क्या है, 1 सेकेंड प्लीज। अगर आप इंटरमीडिएट प्रोसेस कर रहे हो, जॉब वर्क कर रहे हो इन रिलेशन टू द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स के रिगार्डिंग, देन इट इज कवरिंग अंडर द एग्जम्पशन। हियर मिलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस, ये किसका काम होता है, ये राइस मिल्स वालों का काम होता है, ये मेन एग्रीकल्चरिस्ट का काम नहीं होता है। दिस इज द वर्क ऑफ द राइस मिल्स, तो दीज आर नॉट एग्जाम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। तो ये क्या है, ये टैक्सेबल है। तो नॉट एग्जाम्प्टेड ही हमसे पूछा है, तो ओके, ये भी हमारे आंसर्स में आ जाएगा। उसके बाद सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बिजनेस फैसिलिटेटर टू इंश्योरेंस कंपनी इन अर्बन एरिया। ध्यान रखना, रूरल एरिया में इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती हैं, फैसिलिटेटर अपॉइंट करती हैं, ताकि रूरल एरिया में भी इंश्योरेंस के रिगार्डिंग अवेयरनेस बढ़ जाए। तो रूरल एरिया में जो फैसिलिटेटर सर्विस इंश्योरेंस कंपनी को दे रहा है वो एग्जम्प्टेड है, अर्बन एरिया में एग्जम्प्टेड नहीं है, अर्बन एरिया में एग्जम्प्टेड नहीं है। तो ये टैक्सेबल हो गया, ये भी क्या हो गया, टैक्सेबल हो गया। ध्यान रखना, रूरल एरिया में जब होता है, अर्बन एरिया में क्या होता है, आरसीए में टैक्सेबल होता है ना, अर्बन एरिया में तो टैक्सेबल ही नहीं है। चलिए उसके बाद क्या है, आरसीए में टैक्सेबल है, यहां पे सिंपल सी बात है, आरसीएम में यहां पर टैक्सेबल है, अर्बन एरिया में तो टैक्सेबल है, रूरल एरिया में तो क्या है, एग्जाम्पशन दी हुई है, अर्बन एरिया में क्या है, टैक्सेबल है। आरसीएम में यहाँ पे टैक्स आता है, हम पढ़ेंगे बिजनेस फैसिलिटेटर वाला पॉइंट आरसीएम वाले चैप्टर में। उसके बाद रिलीजियस पिलग्रिमेज ऑर्गेनाइज्ड बाय टोडरमल चैरिटेबल ट्रस्ट, हमने क्या पढ़ा था, कौन कौन से रिलीजियस पिलग्रिमेज, हमने पढ़ा हुआ है रिलीजियस पिलग्रिमेज प्रोवाइडेड बाय स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन आर एग्जम्प्टेड। स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या पढ़ा हुआ है, कुमाऊं विकास मंडल वाली वो कौन सी सर्विसेज, केवीएमपी वाली कौन सी थी, कैलाश मानसरोवर यात्रा। दूसरी यात्रा कौन सी थी, हज वाली यात्रा। दूसरी यात्रा कौन सी थी, हज वाली यात्रा। दूसरी यात्रा कौन सी थी, हज वाली यात्रा। तो पहली तो कौन सी थी, केवीएमपी कुमाऊं मंडलम वाली जो थी वो किसके रिगार्डिंग थी, कैलाश मानसरोवर यात्रा, एंड सेकंड थी हज यात्रा। ये 2 एग्जाम्पशन थी। उसके अलावा टोडरमल कोई चैरिटेबल ट्रस्ट हमने कहीं भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ 2 वाली एग्जाम है, केवीएमपी एंड हज यात्रा वाली एग्जाम्प्टेड है, बाकी सब टैक्सेबल है। तो दिस इज ऑल्सो द टैक्सेबल वन। हमारा क्या हो गया, तीनों की तीनों टैक्सेबिलिटी में आ गई। तो ऑल 3 किसमें, डी में इज द आंसर। एक बार मैं फटाफट से मैच कर लेती हूं सो दैट कहीं भी कंफ्यूजन ना रहे हम लोगों को। 21 DA फटाफट से एक बार देख लेते हैं। डी बिल्कुल सही, ए, फिर ए, उसके बाद फिर से डी, फिर से ए। यस, वी आर डन विद 21 to 25। आई होप यू आर लाइकिंग द वीडियोस, आपके माइंड में कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो रही है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विद अनदर वीडियो ऑफ एमसीक्यूज। एंड यस, एग्जाम्पशन में करवाने वाली उसको छोड़ना भी नहीं है, अच्छे से करना। एग्जाम्पशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर क्वेश्चन के अंदर वो क्लबों के एग्जाम्पशन तो आपको कहीं ना कहीं टक्कर ही जाएंगी। सो अच्छे से करना है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। स्टिल यू हैव सफिशिएंट टाइम फॉर द एग्जाम, अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, अभी भी एग्जाम क्लियर हो सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।